कहानी की शुरुआत में ही ग्रैंड टूरिस्ट होम नाम के एक लॉज को दिखाया जाता है। रिसेप्शन पर शरद नाम का एक बंदा सोया होता है। नींद से जागने के बाद जब शरद फ्रेश अप होने के लिए नल के पास जाता है तो नल में पानी ही नहीं आ रहा होता, तो सोचने लगता है कि शायद टंकी का पानी खत्म हो चुका है। होटल के बाहर जाकर मोटर को ऑन करता है। पानी की टंकी भरने के बाद शरद इस मोटर को ऑफ कर देता है। थोड़ी देर के बाद मोटर ऑफ करके चाय पीने के लिए बाहर जाता है। इसी दरमियान में जबरदस्त बारिश होने की वजह से शरद अपने होटल में जाने से पहले अपने पैर धोने के लिए जब बाहर के नल को ऑन करता है तो नल में पानी ही नहीं आता। सोचने लगता है कि इतना जल्दी पानी कैसे खत्म हो गया। दोबारा पानी की मोटर को ऑन करता है। उसके बाद शरद कंफर्मेशन के लिए एक दो रूम जाकर पानी के बारे में पूछने लगता है। वो लोग कहने लगते हैं कि हमने पानी का इस्तेमाल ही नहीं किया आज। जब शरद दूसरे फ्लोर पर जाता है तो ये देखता है कि एक कमरे से बहुत सारा पानी बह रहा है। कमरे के पास जाने पर पता चलता है कि ये कमरा लॉक है। उसके बाद शरद उस कमरे की खिड़की ओपन कर जब अंदर देखता है इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। शरद डर के मारे वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उस कमरे के बाथरूम में एक औरत मरी पड़ी होती है और नल भी खुला हुआ होता है। खैर दूसरे सीन में एसआई मनोज को दिखाया जाता है। उस होटल में मरी हुई औरत के बारे में पता चलने पर सारे पुलिस वाले उस होटल जाने लगते हैं। सीआई कुरियन मनोज को फोन करके कहने लगता है कि मैं क्राइम स्पॉट पर जा रहा हूँ, तुम भी फटाफट से वहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर एक और बात है कि मनोज की शादी हुए सिर्फ 3 हफ्ते ही हुए होते हैं। कुछ दिनों बाद मनोज 1 महीने की या 1 हफ्ते की लीव लेना चाहता था, लेकिन इसी दरमियान में मनोज की जिंदगी में ये केस आ गया। फिलहाल मनोज अपनी बीवी को टाटा बाय बाय बोलकर क्राइम स्पॉट पर जाने लगता है। एक्चुअली यहाँ पर 6 एपिसोड्स 6 दिन के होते हैं। क्या इस 6 दिन में पुलिस वाले इस केस को क्रैक कर पाते हैं या नहीं? इस तरह होटल के पास शरद की ड्यूटी खत्म हो जाती है। पुलिस वालों से कहने लगता है कि सर मुझे घर जाना है, घर में थोड़ा अर्जेंट काम है। लेकिन डेड बॉडी को तो पहले शरद ने ही देखा, तो शरद का बयान इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पुलिस वाले शरद को घर नहीं जाने देते तब तक सीआई कुरियन ना आ जाए। खैर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मनोज और कुरियन आकर क्राइम स्पॉट की इंस्पेक्शन करने लगते हैं। दिखने में ऐसा लगता है कि इस औरत की साड़ी से ही इस औरत को मार दिया गया, गला घोटकर। उसके बाद उस औरत की बैग को चेक करने पर इसमें कुछ सामान होते हैं। इसे देखकर ये बात पता चलती है कि शायद ये औरत सेक्स वर्कर हो सकती है। नीचे आकर सीए कुरियन शरद से उसका बयान पूछने लगता है। शरद जो हुआ वो सारी बात पुलिस वालों को बताने लगता है, वह जो स्टार्टिंग सीन में दिखाया था। उसी तरह शरद ये भी कहने लगता है कि उस औरत के साथ एक और बंदा आया था जो उसने पहली बार देखा। मरी हुई औरत और उसके साथ आया हुआ एक बंदा अपने कमरे में जाकर दोबारा 2-3 बार नीचे आए थे, शायद खाना वाना लेने के लिए। तकरीबन 5 बजे वो होटल से अकेला बाहर चला गया। उसके बाद वापस नहीं आया। उसके बाद पुलिस वालों को रजिस्टर में उस बंदे का एड्रेस मिलता है और वो एड्रेस ये होता है शिजू परियल वीडू नींदिकारा। सीआई कुरियन मनोज से कहने लगता है कि तुम 2 लोगों को इस एड्रेस पर भेजो, पता करो कि शिजू बंदा वहाँ पर है या नहीं, उसका बैकग्राउंड क्या है एक्सेट्रा, और तुम जाकर बॉडी की आइडेंटिफिकेशन करो। अगर कोई उस औरत के रिलेटिव्स मिले तो उनको बोल दो कल या परसों बॉडी लेकर जाए। और हाँ, टाइम टू टाइम ये सारी डिटेल्स अपडेट करते रहो। इस तरह से सीए यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद 2 पुलिस वाले नींदकरे जाने लगते हैं। पुलिस वाले एक बंदे से पूछताछ करने पर यह बात पता चलती है कि यहाँ पर शिजू नाम का एक बंदा रहता था, लेकिन वो कब का मर चुका है। और उसी तरह एड्रेस परियल वीडियो नहीं है। दूसरी तरफ मनोज और हेड कांस्टेबल प्रदीप किसी ऑटो स्टैंड के पास जाकर उस औरत की फोटो दिखाते हुए इसके बारे में पूछने लगते हैं कि आप लोगों ने इस औरत को कभी देखा था। तभी एक ऑटो ड्राइवर कहने लगता है कि ये तो स्वप्ना जैसी लग रही है। मनोज इसके बारे में और डिटेल्स पूछने पर ऑटो ड्राइवर कहने लगता है कि सर इनका एक ग्रुप है जो सेक्स वर्कर्स है। एक्चुअली ये लोग दूसरे ऑटो स्टैंड के पास अपने कस्टमर्स का इंतजार करते रहते हैं, रात तक वहीं पर रहते हैं। सो मनोज इस ऑटो ड्राइवर को उस जगह पर ले जाकर वहाँ के लोगों से स्वप्ना के बारे में पूछने के लिए कहता है। तो ऑटो ड्राइवर उसी तरह से उस एरिया में जाकर स्वप्ना के बारे में थोड़ा पूछताछ करके दोबारा मनोज के पास आकर कहने लगता है कि सर उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले उन लोगों ने स्वप्ना को देखा, लेकिन स्वप्ना इनकी ग्रुप की नहीं है। स्वप्ना लतिका नाम की एक औरत की ग्रुप की रहने वाली है। अगर आप लोग लतिका से पूछेंगे तो शायद आप लोगों को स्वप्ना के बारे में बता सकती है। इस तरह से ये ऑटो ड्राइवर पुलिस वालों को लतिका के घर ले जाता है। घर के पास जाने पर यह बात पता चलती है कि फिलहाल लतिका अपने घर में मौजूद नहीं है, अपने काम पर गई है। इसके घर में लतिका की बेटी ही होती है और स्वप्ना इनके घर के ऊपर ही रहती है। सो पुलिस वाले ऊपर वाले कमरे में जाकर उसके कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। दूसरे सीन में लतिका को दिखाया जाता है जो कोई अनजान बंदा इसके हाथों को
बेड से बांध चुका होता है। लतिका उस बंदे से कहने लगती है कि मेरे हाथ खोलो, लगता है मेरी बेटी फोन कर रही है। लेकिन वो बंदा शिजू लतिका की एक भी नहीं सुनता। यहाँ पर शिजू का चेहरा दिखाया नहीं जाता। एपिसोड 2 एपिसोड की शुरुआत में ही मनोज अपने घर आकर अपनी बीवी से इस केस के डिटेल्स के बारे में बताते रहता है। खैर उसके बाद जब पुलिस वाले दोबारा होटल के पास जाने पर कुछ लोगों का कहना होता है कि 2 या 3 लोग कल स्वप्ना को देखा था और इन लोगों ने स्वप्ना के साथ जो बंदा आया था उसको नहीं देखा। उसके बाद मनोज और प्रदीप बाहर जाकर चाय वाले से पूछने लगते हैं कि कल इस टाइम के दरमियान कोई तुम्हारे पास आया था या तुमने किसी बंदे को देखा था, नए बंदे को। मेरे पास तो हमेशा वो रिसेप्शनिस्ट शरद ही आता है, वही तो होटल की देखरेख करता है। इस होटल का ओनर तो दुबई में है। इसकी बातें सुनने के बाद प्रदीप को पता नहीं क्यों शरद पर शक होने लगता है। उसके बाद मनोज दोबारा शरद को पुलिस स्टेशन बुलाकर दोबारा एक और बार स्टेटमेंट देने के लिए कहता है, स्पेशली उस बंदे के बारे में शिजू, क्योंकि सारे होटल में शरद ने ही शिजू को देखा था। शरद कहने लगता है कि सर मैं उस बंदे को भूल ही नहीं सकता क्योंकि वो बंदा भेंगा है। मतलब उस बंदे की आंख थोड़ी टेढ़ी थी और जब वो बंदा उस औरत के साथ हमारे होटल आया था उस वक्त उस बंदे ने ब्लैक शर्ट सफेद लुंगी पहनी थी। वो दोनों कमरे में जाने के बाद वो बंदा 2-3 बार नीचे आकर दोबारा ऊपर गया। तो शरद का स्टेटमेंट सुनने के बाद मनोज प्रदीप से कहने लगता है कि एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर शरद के साथ उसका हुलिया ड्रॉ करवाओ। तभी शरद मनोज को एक और इम्पोर्टेंट डिटेल बताने लगता है। वो ये है कि शिजू और वो औरत इसके होटल में आने से पहले रिसेप्शन पर एक कॉल आया था। वो बंदा पूछने लगा था क्या रूम्स अवेलेबल है। उस बंदे की आवाज सुनने पर ऐसा ही लगा था कि वो बंदा शिजू ही है। फोन कटने की थोड़ी देर बाद ही शिजू उस औरत के पास हमारे होटल आया। दूसरी तरफ लतिका वापस अपने घर आकर एक लड़की के हाथों अपने जख्मों की मरहम पट्टी लगवाती रहती है। इन जख्मों को देखकर वो लड़की लतिका से कहने लगती है कि कौन है वो हैवान जिसने आपकी ऐसी हालत की, चलो दीदी उसके ऊपर केस रखते हैं। लतिका कहने लगती है कि इस काम में ये सब कुछ नॉर्मल है, हमको सहना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ मनोज की टीम टेक्निकल डिपार्टमेंट जाकर उस होटल के फोन का CDR निकलवाने लगते हैं। एक्चुअली ये केस 2011 के दरमियान में चलता रहता है, मतलब 10 साल पहले इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी ना। वो बंदा मनोज से कहने लगता है कि सर थोड़ा टाइम लगेगा। मनोज कहने लगता है तुम जितना भी टाइम ले लो मैं यहीं पर वेट करूंगा, मुझे आज ही इस फोन नंबर के CDR चाहिए। इस तरह पुलिस स्टेशन में शरद एक स्केच आर्टिस्ट को शिजू का हुलिया बताते रहता है। यहाँ पर थोड़े फनी सीन्स चलते हैं। खैर फाइनली वो स्केच आर्टिस्ट शरद के बताए हुए डिटेल से शिजू का चेहरा ड्रॉ करता है। जब शरद इस स्केच को देखता है तो पूछने लगता है कि सर ये कौन है, शिजू तो ऐसा नहीं दिखता। दूसरी तरफ मनोज को ये बात पता चलती है कि शिजू ने किसी PCO फोन से शरद के होटल को कॉल किया था। मनोज की टीम वहाँ पर जाकर शिजू के बारे में, स्वप्ना के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वो लोग यही कहने लगते हैं कि इन लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, ये लोग अपने काम में बिजी थे। यह सुनने के बाद मनोज को समझ में नहीं आता कि अब इस केस को आगे कैसे बढ़ाए। जहाँ पर भी जाओ दी एंड नजर आता है। तभी मनोज ये ऑब्जर्व करता है कि उस दुकान की थोड़ी दूरी पर एक CCTV कैमरा लगा हुआ है। मनोज फटाफट से कंट्रोल रूम को कॉल करके यही पूछने लगता है क्या इस एरिया का कैमरा काम कर रहा है। वो बंदा कहने लगता है हाँ सर काम कर रहा है और आप भी दिख रहे हो। मनोज उस पुलिस वाले से कहने लगता है देखो अब मैं पीछे जा रहा हूँ और मुझे ये बताओ कि ये कैमरा कहाँ तक कवर कर रहा है। इस तरह से मनोज उस फोन के पास जाने पर ये कैमरा वहाँ तक भी कवर करते रहता है। मनोज उस पुलिस वाले से कहने लगता है कि तुम कल का CCTV फुटेज चेक करो और यहाँ पर इस टाइम पर एक बंदा आएगा जो ब्लैक शर्ट और सफेद लुंगी पहना होगा। सो थोड़ी देर के बाद मनोज और CI कंट्रोल रूम पर जाकर ये दोनों भी उस कैमरा का CCTV फुटेज चेक करते रहते हैं। फुटेज को देखने पर यह बात पता चलती है कि शिजू उस फोन के पास आया था लेकिन अपना चेहरा छुपाकर, मतलब इसका चेहरा दूसरी साइड था। सो पुलिस वालों को कुछ घंटा हाथ नहीं लगता। दोबारा डेड एंड। एपिसोड 3 CI कुरियन मनोज को बुलाकर कहने लगता है कि मुझे लगता है कि शिजू सेक्स वर्कर के साथ पहली बार लॉज पर नहीं गया होगा। शिजू काफी सारी बार दूसरे होटल्स को गया होगा। तुम एक काम करो, लोकल लॉजेस में इसके बारे में पता करो, क्या भेंगा बंदा इस दरमियान में इनके होटल को आया था या नहीं। शायद उन होटल से कोई लीड मिल सकती है। तभी लतिका पुलिस स्टेशन आती है। पहले तो लतिका मनोज से स्वप्ना के बारे में थोड़ी डिटेल्स बताने लगती है, मतलब ये दोनों कितने साल से काम करते हैं, उसके फैमिली के बारे में एक्सेट्रा। इसी पूछताछ के दौरान मनोज लतिका के गले के पास कुछ जख्म को देखता है। जब मनोज इसके बारे में पूछने पर पहले तो लतिका इसके बारे में नहीं बताती। मनोज लतिका को हौसला दिलाने लगता है कि देखो ये तुम्हारा राइट है, हालांकि तुम सेक्स वर्कर हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती किया जाए। जिस बंदे ने तुमको सताया उस बंदे पर तुम केस भी रख सकती हो। लतिका कहने लगती है कि 2 दिन की बात है, एक बंदा मेरे हाथ और गला बेड से बांध दिया, उसी के जख्म है ये,
और उस बंदे का नाम है शिजू। शिजू का नाम सुनते ही मनोज शॉक में रह जाता है, क्योंकि स्वप्ना के गले के पास ही कुछ ऐसे ही जख्म थे और पुलिस वाले इसी शिजू को ढूंढ रहे होते हैं। उसके बाद मनोज की टीम उस होटल जाकर रजिस्टर चेक करने पर यह बात पता चलती है कि इस रजिस्टर में सिर्फ लतिका का ही एड्रेस है, न ही शिजू का। होटल वाला कहने लगता है कि सर लतिका दीदी यहाँ पर अक्सर आती रहती है। उसके बाद मनोज की टीम उस रूम जाकर रूम की तलाशी लेने लगते हैं, तो मनोज ये देखता है कि खिड़की के बाहर कुछ सिगरेट्स के टुकड़े पड़े हैं और इसी तरह कुछ पेपर्स वगैरह। सो सारे कचरे को जमा करने पर इनमें से किसी दुकान के बिल्स भी होते हैं। दुकान के पास जाकर पूछताछ करने पर यह बात पता चलती है कि ये बिल शिजू का है और इसी तरह ये दुकान वाला बंदा शिजू के घर का एड्रेस के बारे में भी बताने लगता है। सो पुलिस वाले फटाफट से शिजू के घर जाने पर यह बात पता चलती है कि शिजू फिलहाल घर पर मौजूद नहीं। शिजू एक्चुअली यूनियन लीडर होता है। शिजू की पत्नी ऑलरेडी प्रेग्नेंट होती है और इसी तरह इन दोनों का एक बच्चा भी होता है। उसके बाद मनोज शिजू के वाइफ से ये पूछने लगता है कि कल रात शिजू कहाँ पर था। कहने लगती है कि वो घर पर नहीं थे, किसी मीटिंग पर बाहर गए थे। शिजू की फोटो पूछने पर शिजू की बीवी अपनी शादी की फोटो मनोज को दिखाने लगती है। उसके बाद मनोज पूछने लगता है क्या शिजू को भेंगापन है। उसकी बीवी कहने लगती है नहीं सर। यह सुनने के बाद पुलिस वाले थोड़ा शॉक में रह जाते हैं। मतलब शरद का कहना यह था कि शिजू को भेंगापन है, लेकिन शिजू की बीवी ना का जवाब दे रही है। खैर उसके बाद पुलिस वाले कलेक्टर ऑफिस के पास जाते हैं। वहाँ पर कुछ पार्टी वाले कुछ धरना वगैरह करते रहते हैं और इन्हीं में से शिजू भी मौजूद होता है। दूसरी तरफ एक और पुलिस वाला शिजू की फोटो लेकर लतिका के पास जाकर पूछने लगता है क्या यही शिजू है। फोटो देखकर लतिका कंफर्मेशन दे देती है कि यही बेवड़ा साला है। बाद में शरद के पास जाकर पूछने पर शरद इस फोटो को गौर से देखकर कहने लगता है लगता तो यही है सर, क्योंकि ये फोटो थोड़ी पुरानी है ना, लेकिन इस फोटो में शिजू को भेंगापन नहीं। तो फाइनली शरद भी कंफर्मेशन दे देता है कि 100% यही शिजू है। सो कंफर्मेशन लेने के बाद मनोज फाइनली शिजू को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। पुलिस स्टेशन लाकर मनोज पहले शिजू से यही पूछने लगता है क्या तुम 2 दिन पहले ग्रैंड टूरिस्ट होटल पर गए थे, क्या तुम स्वप्ना नाम की एक लड़की को जानते हो। तो शिजू टोटली मना करने लगता है। उसके बाद जब लतिका के बारे में पूछने पर शिजू हिचकिचाते हुए ना का जवाब देने लगता है। इसी पूछताछ के दौरान तभी पुलिस स्टेशन को एक और केस आता है। मतलब किसी बस में एक बंदे ने किसी औरत का चेन खींचा। बस के सारे पैसेंजर्स यहाँ पर आए होते हैं अपना बयान देने के लिए और इसी तरह शिजू एक पार्टी का मेंबर होने की वजह से बाकी लोग पुलिस स्टेशन के पास आकर धरना करने लगते हैं कि शिजू को रिहा करना होगा, शिजू को रिहा करना होगा। खैर थोड़ी देर के बाद सीआई अपने पुलिस स्टेशन आकर मनोज को डांटने लगता है कि किसने कहा था तुमको शिजू को गिरफ्तार करने के लिए। जब तुमको किसी के बारे में पता चलता है क्या तुम इसके बारे में इंक्वायरी नहीं करते। मनोज को एक न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहने लगता है कि जिस टाइम पर स्वप्ना मरी थी उस टाइम शिजू मंत्री के साथ मीटिंग में था। अब पार्टी वाले एसपी वाले मुझे डांट रहे हैं। उसी वक्त हेड कांस्टेबल प्रदीप मनोज और कुरियन के पास आकर कहने लगता है कि सर शिजू का डीएनए और फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए। सीआई की डांट सुनने के बाद बेचारा मनोज किसी जगह पर जाकर चुपचाप बैठ जाता है। खैर इसके थोड़ी देर बाद बस के जो पैसेंजर्स आए होते हैं ये सारे लोग अपना अपना बयान देकर पुलिस स्टेशन से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सीआई यही सोचने लगता है कि अब शिजू को रिहा करके पार्टी मेंबर से माफी मांगनी पड़ेगी। तभी हेड कांस्टेबल प्रदीप सीआई के पास आकर एक छोटा सा आइडिया बताने लगता है कि सर एक्चुअली लतिका अगर शिजू के खिलाफ अपना बयान देगी तो हम उस केस में शिजू को अंदर डाल सकते हैं। आपको माफी नहीं मांगनी पड़ेगी और इसी तरह मनोज सर सस्पेंड भी नहीं हो पाएंगे। सीआई कहने लगता है ठीक है तुम लतिका से वो स्टेटमेंट ले लो, बाकी का मैं संभाल लूंगा। सो प्रदीप और एक और पुलिस वाला लतिका के वर्क प्लेस पर जाते हैं। मतलब फिलहाल लतिका किसी सुपरमार्केट में काम करती रहती है। प्रदीप लतिका को सारी बात बताते हुए यही कहने लगता है कि तुमको पुलिस स्टेशन आकर शिजू के खिलाफ कंप्लेंट देनी है। पहले तो लतिका इसके लिए टोटली मना करने लगती है क्योंकि शिजू पार्टी में है, बाद में अगर उसने इसको कुछ किया तो इस तरह से डरने लगती है। लेकिन प्रदीप लतिका को डरा धमकाकर जबरदस्ती पुलिस स्टेशन ले जाकर इसकी कंप्लेंट लिखवाने लगता है। सो इसी स्टेटमेंट के बलबूते पर सीआई शिजू को रिलीज नहीं करता और पुलिस स्टेशन के बाहर जो इसके आदमी होते हैं उन लोगों को भी डरा धमकाकर वहाँ से भेज देता है। खैर यह होने के बाद विनू नाम का एक पुलिस ऑफिसर सिस्टम में कुछ लोगों के डिटेल्स एंट्री करते रहता है। बस के चेन स्नैचिंग के केस में जो पैसेंजर्स होते हैं ना उनके डिटेल्स। इन्हीं लोगों में से विनू शिजू के एड्रेस को भी देखता है। मतलब उस बस में शिजू भी मौजूद था और शिजू पुलिस स्टेशन आकर अपने डिटेल्स दिया होता है, वही एड्रेस लिखा होता है शिजू परियल वीडू निंदकरई। बाद में हमको उस बस में शिजू को दिखाया जाता है जिसको भेंगापन होता है। एपिसोड 4 एपिसोड की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि शिजू किसी होटल में रुककर अब इस होटल को चेकआउट कर रहा है। खैर दूसरी तरफ एसपी को ये बात पता चलती है कि वो किलर कुरियन के पुलिस स्टेशन आकर अपना एड्रेस लिख कर गया। एसपी कुरियन और मनोज को बहुत डांटने लगता है
कि तुम्हारी आंखों के सामने से ही वो किलर निकल गया और तुम लोग उसको पहचान भी नहीं पाए। एसपी मनोज से पूछने लगता है कि वो किलर हर जगह पर एक ही एड्रेस को क्यों लिखा, मतलब लॉज में भी वही एड्रेस और पुलिस स्टेशन में भी वही एड्रेस। मनोज कहने लगता है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि शीजू को नहीं पता कि हम उसकी तलाश में है। शायद शीजू ने ये समझा होगा कि स्वप्ना बेहोश हो गई थी। अगर शीजू को पता होता कि पुलिस वाले उसके पीछे है तो वो कब का शहर छोड़कर भाग चुका होता। या तो फिर सर शीजू एक साइको हो सकता है। साइको बंदों को किसी भी चीज से डर नहीं लगता। खैर दूसरे सीन में करीम नाम के एक होटल वाले बंदे को दिखाया जाता है। करीम अपने बेटे से कहने लगता है कि मैं शीजू के ऊपर केस रखना चाहता हूँ। एक्चुअली करीम का कहना यह होता है कि शीजू करीम को मारने की धमकी दे रहा है। सो करीम को डरता हुआ देख करीम का बेटा करीम से कहने लगता है कि आपके पास शीजू का फोन नंबर और एड्रेस है ना, वो निकाल के रखिए, हम पुलिस कंप्लेंट देंगे। इस तरह से करीम अपने ड्रॉ से शीजू का एड्रेस बाहर निकालता है। दूसरी तरफ मनोज और कुरियन एक और लॉज जाने पर उस लॉज के रजिस्टर में भी सेम वही एड्रेस लिखा होता है शीजू ने। लॉज वाला बंदा कहने लगता है कि इसका आईडी तो मेरे पास नहीं है सर, लेकिन जब जब लड़कियों के साथ हमारी लॉज आता रहता है। खैर बाकी पुलिस वाले भी दूसरे होटल्स जाकर उनके रजिस्टर में शीजू के बारे में चेक करते रहते हैं कि शायद किसी न किसी होटल में शीजू ने अपने आईडी कार्ड दिया होगा, लेकिन नो यूज। हर एक होटल के रजिस्टर में शीजू ने वही एड्रेस लिखा होता है। इसी दरमियान में सुनील और वीनू नाम के दो पुलिस वाले करीम की दुकान पर जाकर वाटर बॉटल खरीदने लगते हैं। अब पुलिस वालों को देखकर करीम कहने लगता है सर मैं एक बंदे के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करना चाहता हूँ, मेरे पास उस बंदे के सारी डिटेल्स है। सुनील कहने लगता है कि एक्चुअली हमारा नॉर्थ स्टेशन है, आपके एरिया हमारे स्टेशन के अंडर नहीं आता, आप एडकुला स्टेशन जाकर इस बंदे की कंप्लेंट कर दीजिए। दूसरी तरफ मनोज को किसी होटल के रजिस्टर में शीजू के एड्रेस के साथ साथ एक फोन नंबर भी होता है। सो मनोज इस फोन नंबर को लेकर ट्रैक करने की कोशिश करने लगता है। उसी तरह इसकी सीडीआर भी निकलवाने लगता है। इसी दौरान मनोज अपने ससुर से मिलने के लिए एक कॉफी शॉप जाता है। पहले तो ये दोनों अपने फैमिली के बारे में बात करने लगते हैं। अब मनोज के ससुर को भी भेंगापन होता है। अपने ससुर से पूछने लगता है कि ससुर जी क्या आपने भेंगेपन से परेशान हो, मतलब क्या लोग आपको चिढ़ाते हैं। मनोज का ससुर कहने लगता है कि एक्चुअली स्कूल और कॉलेज डेज में मेरे फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाया करते थे, लेकिन फैमिली का सपोर्ट होने की वजह से मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा। अब सारे लोगों के मामले मेरी तरह नहीं होते। कुछ लोग इसको बहुत बड़ा ऐप समझते हैं, लोगों से सोसाइटी से नफरत करने लगते हैं, जो लोग भी इनको चिढ़ाते हैं। सच बताऊं तो ये भेंगापन ही मेरी पहचान है, क्योंकि जो कोई भी बंदा मुझे एक बार देख लेगा तो झटके से पहचान लेगा। खर्च के बाद उस फोन नंबर को ट्रैक करने पर यह बात पता चलती है कि उस फोन नंबर को काफी सारे लोग कॉल किया, लेकिन फिलहाल जिसने कॉल किया उनमें से 2 नंबर ही एक्टिव है। सो उनमें से पहले मनोज की टीम एक डांस स्कूल पर जाते हैं। वहाँ की एक टीचर कहने लगती है कि यहाँ से पहले मैं फोर्ट कोची में डांस सिखाया करती थी। उसी स्कूल के पास ही एक चाय की दुकान थी। उसी दुकान में शीजू काम किया करता था। जब जब शीजू हम लोगों को चाय बिस्किट्स वगैरह लाकर दिया करता था। उसी चाय के होटल से मुझे शीजू का नंबर मिला, ताकि जब हमको जरूरत पड़े शीजू को कॉल करके चाय बिस्किट्स वगैरह मंगाए। एक्चुअली शीजू बहुत ही मासूम है सर, मुझे नहीं लगता कि वो किसी को नुकसान पहुंचाएगा। उसके बाद ये डांस टीचर भी शीजू के बारे में यही बताने लगती है कि शीजू को भेंगापन था। सो ये डिटेल्स हासिल करके मनोज की टीम फोर्ट कोची जाते हैं। वहाँ के चाय होटल वाले बंदे से शीजू के बारे में पूछने लगते हैं कि कुछ सालों पहले तुम्हारे पास एक बंदा काम किया करता था ना, जिसकी भींगी आंख थी। चाय दुकान वाला बंदा कहने लगता है हाँ 2008 में एक बंदा मेरे पास काम किया करता था, लेकिन उसके डिटेल्स मेरे पास नहीं है सर। उस वक्त अशरफ नाम का एक बंदा शीजू को मेरे होटल में काम पर रखा था। सो उसके बाद मनोज की टीम अशरफ के पास जाकर शीजू के बारे में पूछने लगते हैं। अशरफ कहने लगता है कि मैंने उस बंदे को काफी सारे होटल्स में काम दिलवाया था। इस तरह से अशरफ पुलिस वालों को 2 होटल्स के नाम बताने लगता है। अब शीजू कहाँ पर है इसको नहीं पता, लेकिन सर एक पुलिस स्टेशन में आपको शीजू का एड्रेस मिल सकता है। एलूर के फेस्टिवल में थोड़ा झगड़ा होने की वजह से हम सारे लोग पुलिस स्टेशन जाकर अपने अपने डिटेल्स वहाँ पर दिया था। यह जानने के बाद मनोज की टीम फटाफट से उस पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ के पुलिस वाले से वो केस फाइल ढूंढने के लिए कहते हैं। बहुत सर्च करने के बाद फाइनली वो पुरानी फाइल मिल ही जाती है, लेकिन इस फाइल में भी यही एड्रेस लिखा होता है, शीजू परियलवीडू निंदिकारा। मतलब शीजू बहुत सालों से हर जगह पर अपना फेक एड्रेस देते आ रहा है। एपिसोड 5। एपिसोड की शुरुआत में ही करीम अपने पास ही के पुलिस स्टेशन आकर शीजू के बारे में कंप्लेंट देने लगता है कि सर मैं एक होटल रन करता हूँ, उस होटल का नाम है सिटी होटल। शीजू नाम का बंदा मुझे मारने की धमकी दे रहा है। सच में वो बहुत ही पागल बंदा है सर, वो जो बोलता है वही करता है। इस तरह से करीम शीजू का असली एड्रेस उस पुलिस स्टेशन में देता है। एड्रेस से हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली शीजू तिरुवनंतपुरम का रहने वाला है।
दूसरी तरफ मनोज शैनू नाम के एक बंदे को पुलिस स्टेशन बुलाकर शिजू के बारे में पूछने लगता है। मतलब कुछ सालों पहले शिजू और शैनू एक ही होटल में काम किया करते थे। शैनू भी शिजू के बारे में यही बताने लगता है कि सर वो बहुत ही अजीब का बंदा है, हमेशा खामोश रहता है, किसी से झगड़ा नहीं करता, बहुत ही मासूम है। बस 1 महीने पहले ही मैंने शिजू को देखा था, हम दोनों के बीच थोड़ी बातें हुई, किसी जगह पर इसका टिफिन सेंटर भी है। सो मनोज शैनू के साथ मिलकर उस टिफिन सेंटर के पास जाता है। फिलहाल तो ये टिफिन सेंटर बंद होता है। मतलब शिजू कभी रात में ओपन करता है, कभी सुबह सवेरे। उसके बाद जब मनोज आसपास के लोगों से पूछने पर यह बात पता चलती है कि वो टिफिन सेंटर तो काफी दिनों से बंद पड़ा है। आप एक बार देवसी भाई से पूछिए, वही ऐसे टिफिन सेंटर्स भाड़े पर देते हैं। सो मनोज की टीम देवा का एड्रेस लेकर देवा के पास जाते हैं। सो देवा से मनोज को ये बात पता चलती है कि शिजू ने बिना पैसे दिए दुकान बंद करके चला गया और यहाँ से पहले शिजू स्टार होटल में काम किया करता था। सो जब मनोज की टीम स्टार होटल के पास जाते हैं तो वहाँ पर स्टार होटल ही नहीं होती। वहाँ का एक बंदा मनोज से कहने लगता है कि कुछ सालों पहले यहाँ पर स्टार होटल हुआ करती थी, मेरे फादर की ही थी वो, लेकिन होटल ढंग से ना रन होने की वजह से मैंने होटल को स्टॉप करके जेरॉक्स शॉप ओपन कर लिया। तकरीबन 2000 में शिजू हमारे होटल आया था, शायद उसके भाई ने ही हमारे होटल में ज्वाइन करवाया। एक दिन मैंने सुना था कि शिजू तिरुवनंतपुरम का रहने वाला है और होटल के पुराने डॉक्यूमेंट्स गोडाउन में पड़े हैं, चाहे तो आप चेक कर सकते हो। सो मनोज अपने टीम मेंबर से कहने लगता है कि मुझे एसीपी ऑफिस में कुछ मीटिंग है, आप लोग डॉक्यूमेंट्स को चेक करके मुझे थोड़ा अपडेट करिए। और एक्चुअली मनोज यही सोचने लगता है कि ना ही ये इतना हाई प्रोफाइल केस है, ना इतना कॉम्प्लिकेटेड केस, बस एक छोटे से केस को हम क्रैक नहीं कर पा रहे। हमारे सामने सब कुछ सबूत होने के बावजूद भी हमारे पास कुछ न कुछ मिसिंग है। खैर मनोज जाने के बाद मनोज की टीम उस गोडाउन में जाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स को ढूंढते रहते हैं। इसी दरमियान में सुनील को यह खुशखबरी मिलती है कि इसकी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया। खैर थोड़ी देर सर्च करने के बाद फाइनली विनू को शिजू का एक एड्रेस मिलता है। सो जब ये बात मनोज को पता चलती है कि शिजू का असली एड्रेस मिल गया, मनोज यही बात कुरियन को कॉल करके बताता है ताकि मनोज की टीम तिरुवनंतपुरम जाए। दूसरी तरफ शिजू अपने असली घर आकर दुकान से अपने घर को चिकन ले जाने लगता है। दूसरी तरफ मनोज की टीम तिरुवनंतपुरम जाकर एक लोकल पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट होकर ये सारे लोग शिजू के घर के पास जाने लगते हैं। घर के पास आने के बाद मनोज पहले वीनू को भेजने लगता है, यही चेक करने के लिए क्या शिजू घर पर है या नहीं। दरवाजा खोलकर हल्के से झांकने पर वीनू को उस घर में कुछ लोग नजर आते हैं। सो वीनू फटाफट से मनोज के पास आकर यही सारी बात बताने लगता है, मतलब उस घर का माहौल के बारे में बताने लगता है। बाद में मनोज की टीम उस घर के पास जाकर दरवाजा खटखटाने पर उस घर का दरवाजा ओपन होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एपिसोड 6। घर का दरवाजा और कोई नहीं शिजू का बड़ा भाई ओपन करता है। मनोज पूछने लगता है क्या शिजू घर में है। शिजू का भाई कहने लगता है नहीं, उसको तो घर छोड़े हुए 10 साल हो गए। 5 साल पहले जब हमारे पापा मरे थे उस वक्त आया था। इस गांव में शिजू ने बहुत बड़े बड़े कांड किया, इसीलिए मेरे पापा ने शिजू को बहुत मारा पीटा। मैंने ही एर्नाकुलम में उसको किसी होटल में काम दिलवाया था। खैर दूसरे दिन मनोज शिजू का असली एड्रेस सारे पुलिस स्टेशनों में ट्रांसफर कर देता है। तभी एक पुलिस वाला इस एड्रेस को सुनकर शॉक में रह जाता है, क्योंकि इस पुलिस वाले ने यही एड्रेस करीम से सुना था जब करीम शिजू की कंप्लेंट करने के लिए आया था। उसके बाद क्या था, मनोज की टीम फटाफट से करीम के होटल पर जाते हैं। मनोज पहले तो ये पूछने लगता है कि उसका एड्रेस आपको कैसे मिला। करीम कहने लगता है कि एक्चुअली कुछ सालों पहले शिजू एक लड़की के साथ मेरे होटल पर आया था काम करने के लिए। जब मैंने उसको उसके प्रूफ के बारे में पूछा तो उसने मुझे अपना घर का एड्रेस का पेपर दिया। एक दिन शिजू और उसके साथ वाली लड़की किचन में जाकर कुछ कांड कर रहे थे, तभी मैंने उन दोनों को डांट डपट कर मेरे होटल से निकाल दिया। तभी से वो मुझ पर गुस्सा है। मेरे होटल के बगल में ही एक टिफिन सेंटर रन करते हुए बार बार मुझे मारने की धमकी देते रहता है। मनोज करीम से शिजू के साथ वाली लड़की के बारे में पूछने पर करीम उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसके बाद मनोज शैनू को कॉल करके यही पूछने लगता है क्या शिजू के साथ रहने वाली लड़की का नाम सिसिली था। शैनू कहने लगता है हाँ सर, हाँ वही लड़की है। अब मनोज यही सोचने लगता है कि अब सिसिलिया को कहाँ पर ढूंढे। तभी मनोज को ये याद आता है कि इसने सिसिलिया का नाम कहीं पर सुना है। गौर से याद करने पर मनोज को ये याद आता है जब सीए मनोज को डांटने के बाद जब मनोज वहाँ पर बैठा था, उस दिन बस पैसेंजर्स आकर अपने अपने डिटेल्स लिखवा रहे थे पुलिस स्टेशन में आकर। उन्हीं पैसेंजर्स में से मनोज ने सिसिलिया का नाम सुना था। तो मनोज फटाफट से अपने पुलिस स्टेशन को कॉल करके बस के पैसेंजर्स की लिस्ट बताने के लिए कहता है। तो लिस्ट चेक करने पर इस लिस्ट में सिसिली का नाम और एड्रेस लिखा होता है। मनोज एड्रेस हासिल करने के बाद ये लोग दोबारा फोर्ट कोची जाने लगते हैं। सो जब मनोज की टीम उस एड्रेस पर जाते हैं तो वहाँ पर जैकब नाम का एक बंदा होता है और एक्चुअली 2 दिनों पहले
पहले सुनील और वीनू ने इस घर के पास आए थे, यही शीजू की तलाश में। तो जैकब के घर में इसकी बीवी होती है और इसी बीवी का नाम होता है सिसिली। सो मनोज सिसिली से शीजू के बारे में पूछने लगता है। सिसिली कहने लगती है कि शीजू और इसका अफेयर चल रहा है। इन दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि ये दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। 4 दिनों पहले सिसिली ने शीजू से मिली थी, वही बस में। उस वक्त शीजू ने सिसिली से कहा था कि इस महीने के लास्ट में हम यहाँ से चले जाएंगे। फिलहाल शीजू किसी जगह पर किसी कैंटीन में काम कर रहा है। सो मनोज अपने पुलिस स्टेशन आकर यह सारी बात सीआई कुरियन को बताने लगता है कि सर इस बार हम उसको जरूर पकड़ेंगे। उसके बाद दूसरे दिन मनोज की टीम अंगामली जाते हैं, क्योंकि सिसिली के हिसाब से फिलहाल शीजू अंगामली में ही रहता है, यही किसी कैंटीन में काम करता है। अंगामली जाकर हर एक लॉज, हर एक होटल में शीजू के बारे में पूछताछ करते रहते हैं। अब इन्हीं सीन्स के दौरान ये लोग एक बिल्ली को भी दिखाते हैं, पता नहीं इसका क्या मतलब है। क्या इस बिल्ली ने स्वप्ना को मारा? खैर सारा अंगामली छान मारने पर शीजू का पता ही नहीं चलता। तभी सुनील मनोज को कॉल करके ये गुड न्यूज सुनाने लगता है कि सर एक लॉज है, 1 महीने से शीजू यहीं पर रहता है, आप फटाफट से आ जाइए। जब मनोज उस लॉज जाकर रजिस्टर चेक करने पर इस रजिस्टर में सेम वही एड्रेस लिखा होता है, पारल वीडू। वो लॉज वाला कहने लगता है कि सर वो सुबह सवेरे अपने काम पर चला जाता है और रात होने के बाद ही वापस आता है, और आज उस बंदे ने ये कहा कि वापस आने में इसको थोड़ा लेट होगा, शायद 2-3 दिन। लेकिन वो बंदा जिस होटल में काम करता है उस होटल का नंबर पता है सर मुझे। इस तरह से वो नंबर मनोज को देने लगता है, लेकिन इस नंबर को डायल करने पर कोई भी पिक नहीं करता। मनोज सुनील और विनू से कहने लगता है कि आप दोनों यहीं पर हो, और वो भी सिविल ड्रेस में। मनोज और सीए कुरियन उस कैंटीन में जाने लगते हैं। एक्चुअली वो पुलिस कैंटीन होता है, मतलब लॉज वाले ने जिस नंबर को दिया वो नंबर पुलिस कैंटीन का ही होता है। सो ये सारे पुलिस वाले यहाँ पर बैठकर शीजू को ढूंढते रहते हैं। फाइनली शीजू खुद इन लोगों के लिए चाय लेकर आता है। उसके बाद क्या था, शीजू को गिरफ्तार करके पहले उस होटल आते हैं जहाँ पर स्वप्ना की मौत हुई थी। रूम में आने के बाद शीजू जो हुआ वो पुलिस वालों को बताने लगता है। जब शीजू और स्वप्ना रूम में आए थे, स्वप्ना शीजू को बियर लाने के लिए भेजती है। बियर लाने के बाद स्वप्ना बहुत देर तक बियर पीती रही, मतलब ऐसे ही टाइम वेस्ट करने लगी। बियर पीने के बाद में बिरयानी लाने के लिए कहती है। शीजू उसी तरह से बिरयानी लाने के बाद सारी बिरयानी ये अकेले ही समेट लेती है। खैर सुबह स्वप्ना शीजू से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगती है, क्या तुमको शादी हुई, क्या कोई लड़की तुमको पसंद है? शीजू सिसिली के बारे में बताने लगता है। शीजू के बारे में सुनने के बाद स्वप्ना शीजू पर बहुत हंसने लगती है, मतलब शीजू एक शादीशुदा लड़की से प्यार करता है, और इसी तरह सिसिली को अपने से कंपेयर करने लगती है। अब शीजू तो सिसिली से बहुत प्यार करता रहता है। सिसिली के बारे में सुनने के बाद स्वप्ना की साड़ी लेकर उसके गले को ही बांधने लगता है। जब स्वप्ना का दम घुटने लगता है, शीजू स्वप्ना को छोड़ देता है, लेकिन तब तक शायद स्वप्ना की मौत हो चुकी होती है। बाथरूम में ले जाकर इसके ऊपर पानी डालने लगता है कि शायद ये जाग जाए, लेकिन नो यूज। खैर केस सॉल्व करने की वजह से इन सारे पुलिस वालों को मेडल्स वगैरह मिलते हैं। इस तरह से ये सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है।